तो डीएम सर ने उस टाइम में इस बात को बड़ी आश्चर्य से लेकर बोला, नहीं ऐसा किसने बोला। तो फिर मैं बोली कि सर हमारे अंचलाधिकारी के द्वारा पिछले बार में मुझे यही कहा गया और हमारी जनता को कोई सुख सुविधा नहीं मिली सर। यानी 3 दिन तक जनता मेरी त्राहिमाम हो रही है और जब मैं उनसे संपर्क साधी तो उनका कहना हुआ कि मेरा कर्मचारी जाएगा, जांच करेगा, उसके बाद हम देखते हैं। अगर मैं यहाँ कुछ गलत थी तो सीओ साहब मेरे से डिस्कस करते ना। इस बात को लेके सीओ साहब चले गए क्षेत्र में जनता को जाके कहते हैं अगर हम चाह ले तो हम 5 जगह शिविर चला दें। जी बिल्कुल, हालांकि जो त्राहिमाम जनता थी जो कि बाढ़ आपदा से जूझ रही थी उनको तो पूरा नुकसान पहुंचा है और क्षेत्र से यह भी शिकायत आई कि बिचौलियों के द्वारा उस गरीब जनता से 2000 की राशि उगाही की जा रही है। तो जब इस तरह की बात हो रही थी तो वो पुलिसकर्मी क्या कर रही थी, मजा ले रही थी या तालियां मार रही थी। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बरारी विधानसभा की मुख्य पार्षद बबीता कुमारी मौजूद हैं। हम उनसे तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ है और जो हाल फिलहाल का जो मामला है जिसको लेकर के बबीता कुमारी सुर्खियों में छाई हुई हैं वो भी हम सवाल पूछने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार चैनल पर। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम बिहार फर्स्ट झारखंड के जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, सबको मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। हाल जो है मेरा जो पहला सवाल यही होगा कि जो हाल फिलहाल में जो मामला हुआ है उसको किस तरीके से आप देख रही हैं और चूँकि ये आपके छवि पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाले जो पूरी घटना हुई है वो हुई है, क्या कुछ कहना चाहती हैं इस मामले पर और पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताइए। देखिए, एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं कि मैं आज जहां हूं, जिस कुर्सी पर हूँ, कहीं ना कहीं अपने काम के दम पे हूँ। तो जनता मुझे मेरे काम के कारण मुझे पसंद करती है। तो उस दिन का भी कुछ ऐसा ही था जो कि बाढ़ हमारे यहाँ आई हुई थी या बाढ़ की जो त्रासदी थी इससे हमारी जनता जूझ रही थी और 2 वक्त का भोजन के लिए त्राहिमाम हो रही थी। और हमारे जो अंचलाधिकारी हैं उनके द्वारा हमारे यहाँ की जो जनता है उसके ऊपर उनका कोई नज़र नहीं था, वो सौतेला व्यवहार कर रहे थे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भी जब बाढ़ आई थी तो यही सर्किल ऑफिसर थे और इन्होंने पिछले साल भी यह कह के पल्ला झाड़ दिया था कि नगर वालों के लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। हालांकि उस टाइम मैं नहीं जान रही थी, तो मुझे लगा हो सकता है नगर हैं और सब जगह तो पंचायत है तो हो सकता है पंचायत में आया होगा और नगर वालों के लिए नहीं आया होगा। तो फिर इस साल जब बाढ़ आने वाली थी तो फिर जब बाढ़ आने वाली होती है तो जिला में जिलाधिकारी के समक्ष एक मीटिंग होती है जिसमें कि हम लोग तैयारियां करते हैं जनता की सुख सुविधा को देखते हुए। उस मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया था। जब मैं वहाँ मीटिंग में गई तो जब तमाम बातें हो रही थी तो मुझे ये अंदर से फीलिंग हुआ कि इस मीटिंग में तो मुझे बुलाने का और आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बाढ़ को लेकर तो हमें कहा गया है कि ये नगर वाले के लिए कोई सुख सुविधा नहीं है। तो फिर इस मीटिंग में आके मैं करूँ तो क्या करूँ। लेकिन जिलाधिकारी के द्वारा जितनी अच्छी अच्छी बातें कही जा रही थी, हमारे माननीय मंत्री बबलू सिंह जी हैं जो हमारे ज़िला के प्रभारी हैं, उनके द्वारा भी बार बार कहा जा रहा था कि इस चीज़ पे ध्यान देना है कि बाढ़ पीड़ित को जो भी जनता है उसको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। और वो बार बार कह रहे थे कि जनता का जो ये खजाना है उस पर पहला अधिकार जो है आपदा वालों का है। तो मुझे लगा कि नहीं, एक बार मुझे यहाँ इस बात को रखना चाहिए, पूछने बात को वहाँ पे रखी जिलाधिकारी के समक्ष कि सर मैं यहाँ से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार का ऐसा कोई गाइडलाइन है क्या कि जो नगर में है तो उसे वहाँ की जो जनता डूब रही है, त्राहिमाम हो रही है, तो ऐसी जनता को क्या कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी। तो डीएम सर ने उस टाइम में इस बात को बड़ी आश्चर्य से लेकर बोला, नहीं ऐसा किसने बोला। तो फिर मैं बोली कि सर हमारे अंचलाधिकारी के द्वारा पिछले बाढ़ में मुझे यही कहा गया और हमारी जनता को कोई सुख सुविधा नहीं मिली सर। तो फिर इनको डांट भी लगा जिलाधिकारी के द्वारा और इनको सख्त हिदायत दी गई कि इस साल ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे माननीय मंत्री ने ये सवाल भी पूछा, क्या पिछले साल भी आपका यही सीओ थे क्या? मैंने बोला जी सर पिछले साल भी यही थे और उम्मीद है कि इस साल भी यही रहेंगे। तो हालांकि जो भी क्लियरेंस होना था वहाँ पे हो गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। बाढ़ आपदा चाहे नगर में हो, शहर में हो, गांव में हो, आपदा होती है। जी हाँ, खास करके चुनावी साल है, इसको लेके कुछ अपनी भी रोटियां सेकने में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस साल भी जब बाढ़ आई तो ये संजोग था कि मैं उस टाइम में नहीं थी, मैं दिल्ली थी। और जब बाढ़ का 3 दिन का जो यह रहा, बाढ़ पीड़ित जब त्राहिमाम हो गए, 3 दिन से जब भूखे प्यासे रह गए, फिर लोगों का मुझे फ़ोन आना शुरू हो गया।
तो फिर मैं दिल्ली से जल्दी वहाँ से अपना टिकट बनवाई और मैं दिल्ली से वापस घर आई। घर आई तो मैं आपको बता दूँ कि मैं ब्रश भी नहीं की। उस दिन का भी वीडियो है, अगर आप कहीं तो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी, उस दिन का आप वीडियो देख सकती हैं। तो जब मैं सीओ साहब से बात की तो ये बोली कि अब मेरा कर्मचारी जाएगा, वो जांच करेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यानी 3 दिन तक जनता मेरी त्राहिमाम हो रही है। और जब मैं उनसे संपर्क साधी तो उनका कहना हुआ कि मेरा कर्मचारी जाएगा, जाँच करेगा, उसके बाद हम देखते हैं। तो मैं बोली ठीक है, आप भेजिए अपने कर्मचारी को, मेरे साथ चले और मुआयना कर ले क्या है नहीं है। तो इन्होंने कर्मचारी को भेजा और कर्मचारी को लेके जाके देखते देखते मुआयना करते करते 3-4 बज गया। और 4 बजे जनता को लगा कि कम से कम अब लग रहा है कि रात का भोजन मिलेगा। कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे मैंने पूछा कर्मचारी से तो बोला कि नहीं, अभी तक हमको आदेश नहीं हुआ है। फिर मैं सीओ साहब से खुद कॉल की। जब उनसे मैं पूछी तो उनका कहना हुआ कि ठीक है, आप लेटर पैड पे लिख के दीजिए। बिना लेटर पैड पे लिखे हुए कैसे होगा? तो मैं अपने ऑफिस में ही बैठ के यहाँ से मैं टाइप करवाई। टाइप करवा के जब दे दी, वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, वो व्हाट्सएप पे चैटिंग है। उसके बाद वो कहते हैं क्या आपने लेटर पैड पे मांग किया, लेकिन कहाँ कहाँ बनेगा ये चीज़ तो आप लिखे नहीं। तो फिर मैं इसको भावुकता के नाते कहिए जो कहिए, क्योंकि पिछले साल मैं खुद अपने राहत कोष से, अपनी निजी कोष से मैं राहत शिविर चलाई थी। तो 9 दिन मैं लगातार अपने निजी कोष से मैं जो राहत शिविर चलाई थी, तो मैं देखी थी कि जनता के बीच किस तरह की भगदड़ होती है, लोग एक भोजन के लिए किस तरह से एक दूसरे पे धक्का मुक्की करते हैं, उस चीज़ को मैं देखी थी। इसलिए मैं कह दी सीओ साहब से कि ऐसा कीजिए सर, एक आप किचन दे दीजिए जो कि उधर मुसलमान समुदाय में चले ताकि लड़ाई झगड़ा नहीं हो, और दूसरा जो है मुझे इधर हिंदू समुदाय में दे दीजिए ताकि इधर के लोग इधर कवर हो जाए, उधर के लोग उधर कवर हो जाए। इस चीज़ पर भी उन्होंने राजनीति किया। इस चीज़ पे अगर मैं ये आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहती हूँ, अगर मैं यहाँ कुछ गलत थी तो सीओ साहब मेरे से डिस्कस करते ना। इस बात को लेके सीओ साहब चले गए क्षेत्र में जनता को जाके कहते हैं अगर हम चाह ले तो हम 5 जगह शिविर चला दें, लेकिन आपके बीच से ही कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदू समुदाय में अलग कर दीजिए, मुसलमान समुदाय में अलग कर दीजिए, इसलिए हम अभी तक किचन नहीं चलाए हैं। तो राजनीतिक तो वो यहाँ पर भी किए हैं। तो फिर हल्ला गुल्ला होने लगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कौन बोला। तो फिर हमारे जो थे तो लोगों का कहना अगर ऐसा बोला भी गया है सीओ साहब, तो यहाँ की समस्या को देखते हुए, क्योंकि पिछले साल मैं ये चीज़ को देखी थी, जी हाँ, तो उस जगह जो बन रहा था तो जिसके दरवाजे पे बन रहा था उसका पूरा दरवाज़ा और वजह तोड़ दिया गया था। फिर बाद में मैंने उसकी भी भरपाई की। तो एक जगह कमांड नहीं होता है। और हिंदू समुदाय का अगर लोग रहता है तो मुसलमान महिला लोग जो होती है वो लोग क्योंकि पानी से निकल के जाती है, भीग जाती है, तो लोगों का होता है कि नहीं कैसे जाएंगे हम लोग वहाँ पे, कैसे खाएंगे। तो उनकी सुख सुविधा को देखते हुए मैंने ऐसा कहा था, चले जाने दीजिए। फिर इतना कुछ मशक्क़त के बाद तो शुरू हुआ खाना बनना। अच्छा, मैंने जिलाधिकारी से यह भी मांग किया था कि सर हमारे यहाँ क्या देखते हैं ना कि हर रोज़ जैसे आज बनना है तो आज अनाज का उठाव होता है, तो फिर जैसे गाड़ियाँ आती है तो ब्लॉक कैंपस में भर जाता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी नहीं मिलती है, गाड़ी मिलती है तो लेबर नहीं मिलता। कंक्लूजन क्या निकला? जो पूरी घटनाएं घटित हुई उनसे क्या लोगों को भी नुकसान पहुंचा या फिर क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल, हालांकि जो त्राहिमाम जनता थी जो कि बाढ़ आपदा से जूझ रही थी उनको तो पूरा नुकसान पहुंचा है, और हमारी लड़ाई भी थी तो जनता को लेके लड़ाई थी। अगर व्यक्तिगत मेरा खुद का काम होता तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आप को मैं ग्लानि महसूस करती, लेकिन यह लड़ाई मेरी तो नहीं थी, लड़ाई ये जनता की लड़ाई थी। और लड़ाई भी ऐसी वैसी कोई लड़ाई नहीं थी, मैं तो मांग रखने के लिए गई थी, जनता मांग रखने के लिए गई थी। और यह भी बात तब बढ़ गई जबकि सीओ साहब के द्वारा 40 लोगों को जीआर राशि दी गई। यह जांच का भी विषय है, मैं कह रही हूँ कि इस बात का जांच कराया जाए। और क्षेत्र से यह भी शिकायत आई कि बिचौलियों के द्वारा उस गरीब जनता से 2000 की राशि उगाही की जा रही है कि अगर जीआर राशि लेना है तो 2000 रुपया जमा करूँ। तो मुझे यह भी जानना था ये 2000 रुपया जो ले रहा है तो कौन, ये राशि कहाँ जा रही है। तो जिसमें से देखिए जो कि बाढ़ में नहीं डूबा उसको 2000 देना कोई बड़ी बात नहीं थी, आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जनता जूझ रही है जिसको कि खाने पे आफत है तो वो 2000 आपको कहाँ से देगा। कोई केस वगैरह भी दर्ज हुआ? जी हाँ, मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। ये सीओ साहब के द्वारा मेरे ऊपर झूठा एलिगेशन लगाया गया। इन्होंने मेरे ऊपर बहुत तरह के एलिगेशन लगाया है जिसके ऊपर कि मैं जहाँ तक अभी जान रही हूँ। जैसे क्या एलिगेशन है आपके ऊपर?
देखिए, जैसे कि एफआईआर के द्वारा मुझे मालूम चला कि देशद्रोही का मेरे ऊपर आरोप लगा है, लूटपाट का आरोप लगा है, यानी कि मैं जनता को उकसा दी हूँ, जिससे कि हो सके, सीओ साहब का कहना हुआ कि हमारी हत्याएं भी हो सकती थी, यानी कि इस तरह का। जबकि मैं गई थी कैंपस में, मैं अपनी जनता के साथ गई थी, तो वो भी वीडियो आप देख सकती हैं कि पहले से उनके गेट पे 5 पुलिसकर्मी तैनात थे। तो जब इस तरह की बात हो रही थी तो वो पुलिसकर्मी क्या कर रही थी, मजा ले रही थी या तालियां मार रही थी? अगर इस तरह की गलत उस समय हुआ तो उस टाइम में मेरे साथ कुछ एक्शन लेना चाहिए था ना। अब तो सीओ साहब ने आपके ऊपर केस दर्ज कर दी, आपकी तरफ से क्या एक्शन हो रहा है? देखिए, मेरे तरफ से तो जहाँ तक मैं थाने में आवेदन देने गई थी तो थाना मेरा आवेदन नहीं लिया। यहाँ भी मैं बता दूँ कि ये किस तरह की राजनीतिक है या किस तरह, क्योंकि मैं आम पब्लिक नहीं हूँ, मैं भी एक प्रतिष्ठित महिला हूँ और मैं नेतृत्व कर रही हूँ और मेरा जो पद है इस अनुसार से मुझे प्रथम व्यक्ति का अधिकार मिला है। तो इस नाते फिर मेरा केस क्यों नहीं लिया गया? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ, मैं अपने सूबे के मुखिया से जानना चाहती हूँ, अगर हम जैसी महिला के साथ एक सर्कल ऑफिसर चाहे तो इस तरह की राजनीति कर सकता है, तो सोचने की बात है कि आम जनता के साथ क्या होता होगा। जो हमारी बेबस लाचार जनता आती होगी उनके पास के लिए, उनके साथ क्या होता होगा। फिर हमारी सरकार जो कह रही है सशक्त की बात, महिला आरक्षण की बात, 50% आरक्षण की बात, तो फिर वो कहाँ है? अगर हम जैसी जनता को दबाया जा रहा है तो फिर उस गरीब जनता के साथ क्या होता होगा। जनता की बात यहाँ पर उठ रही है। अगर मैं बरारी विधानसभा की अगर बात करूँ तो यहाँ पर सड़क की जो पूरी व्यवस्था है और पानी से लेकर के बिजली तक की जो व्यवस्था है, किस तरीके का ठोस कदम उठा रही हैं और भी सशक्त बनाने के लिए, या फिर क्या कमियाँ देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पहली बार यह नवनिर्मित नगर पंचायत है, तो समस्याएं तो अभी बहुत आ रही हैं मेरे साथ, लेकिन जनता जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे लाई है, मेरा यह हमेशा कोशिश रहता है कि मैं जनता के विश्वास पर खरी उतरूं और जहां तक हो सके मैं उसको अपनी सुख सुविधा दे रही हूं ताकि जनता को किसी तरह की कोई कठिनाइयाँ ना हो। जहाँ तक आपने बात की बिजली और पानी की, तो बिजली की तो आप देख सकते हैं, अगर थोड़ी देर के बाद अब हमारे यहाँ से निकलेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह की चकाचौंध अभी हमारा बरारी नगर जो है यह किसी शहरों से कम नहीं है। और रही बात पानी तो पीने की पानी की तो समस्या है नहीं, समस्याएं आती है बाढ़ का पानी और रही बात क्षेत्र है। बिल्कुल, हालांकि नगर मेरा डूबता नहीं है, नगर का एक ही वार्ड है। और दूसरा एलिगेशन उन्होंने मेरे ऊपर लगाया है कि मैं कह रही थी कि हमारे उस वार्ड में जितनी जनता है सबको मैं जीआर राशि दे दूं। तो आपको बता दूं कि मेरे उस वार्ड में 2500 यानी 2500 जनसंख्या है, 2500। तो 2500 जो हमारी जनसंख्या है, जिसमें कि बाढ़ पीड़ित जो है समथिंग 200 कुछ है, तो मैं तो 200 कुछ की मांग कर रही थी। और उस दिन जो मैं गई अंचल कार्यालय में, तो जो मालूम चला मुझे, जो वहाँ से मिला वो स्लिप जिसमें कि जनता का नाम दर्ज था, उसमें से 105 जनता का नाम है। 105 में 40 लोगों के नाम में मैं क्या देखी कि कलम से उसमें टिक लगा हुआ है। ये कलम का टिक उस लोगों के नाम में लगा है जिन्होंने 2000 दिया और जिसके कि खाते में 7,000 की जीआर राशि चली गई है। तो ज़्यादा जनता जो है यहीं से गुस्साई हुई। जब मैं क्षेत्र में आ रही थी, चूँकि ये जो पूरा क्षेत्र है वो बाढ़ प्रभावित इलाका माना जाता है, जब मैं आ रही थी तो मैं देख रही थी कि खेतों में काफ़ी पानी भर चुका है और चूँकि धान की जो खेती है वो चल रही है। कैसे उससे अगर धान में नुकसान अगर हो जाता होगा तो क्या उसको जो किसान है उनको मुआवजा देने का भी आपको? जी, ये तो मैं बता दूं कि हमारी सरकार किसानों के लिए भरपूर ध्यान दिए हुए हैं। जितना भी सुविधा हो सके हमारी सरकार हमेशा सुविधाएं देती है। यह धान ही नहीं, फिर इससे पहले अगर बारिश के टाइम में चाहे वो केला का व्यापारी हो, केला का खेती हो, मक्का का हो, मतलब जिस टाइम में जो भी फसलें होती हैं अगर वो नुकसान होती है तो सरकार उनको उसकी राशि देती है, भरपाई करती है सरकार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बरारी विधानसभा क्षेत्र से मुख्य पार्षद बबीता कुमारी मौजूद थी। उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और साथ ही साथ उन्होंने भी जिक्र किया कि जिस तरीके से प्रशासनिक तौर पर हमारी मजबूती होनी चाहिए वो मजबूती बिगड़ती जा रही है और लगातार जो है कहीं ना कहीं जनता को भरमाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।